नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े क्रूर शासकों में से एक चंगेज़ खां के बारे में हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि नादिर शाह और तैमूर लंग की तरह उसने भी भारत में भारी खून खराबा और लूटपाट की, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। वास्तव में वह भारत आया ही नहीं था। ऐसे में उसके द्वारा या लूटपाट और कत्लेआम का सवाल ही कहाँ उठता है। दूसरे कुछ लोग उसे मुसलमान मानते हैं, लेकिन वह मुसलमान भी नहीं था। मौजूदा मंगोलिया में ओनो नदी के किनारे 1162 में जन्मे चंगेज़ खां का यह मूल नाम भी नहीं था। उसका मूल नाम तेमुजिन था, जिसका मंगोल भाषा में अर्थ होता है लौहकर्मी। तमाम लड़ाइयाँ जीतने के बाद उसने चंगेज़ खां के नाम से उपाधि धारण की। खां का मतलब होता था बहादुर। उसने अपने समय में मुस्लिम शासन का तो तकरीबन अंत ही कर दिया था। कहते हैं जन्म के समय उसकी दाईं हथेली पर खून का धब्बा था, इसलिए वह जिंदगी भर खून बहाता रहा। उसने इतनी मारकाट मचाई कि दुनिया की 11% आबादी कम हो गई थी। करीब 4 करोड़ लोग उस समय मारे गए। दुनिया की 22% धरती पर उसने कब्जा कर लिया था। कार्नेगी संस्थान के वैश्विक परिस्थितिकी विभाग के एक अनुसंधान के अनुसार उसके हमलों से खेती वाली ज़मीन जंगलों में बदल गई। तमाम बस्तियां मिट गईं, जिनके पेड़ों ने करीब 70 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया था, जो दुनिया में एक साल में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल से फैलने वाले प्रदूषण के बराबर था। वैश्विक तापमान कम करने की यह पहली मानव निर्मित घटना थी। खैर, कुछ इतिहासकारों ने उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी तो कुछ ने उसे तेंगरी धर्म का मानने वाला कहा है। यदि वह बौद्ध था तो कैसा बौद्ध था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अहिंसा के लिए राजपाट त्याग दिया था, लेकिन चंगेज़ खां साम्राज्य के विस्तार के लिए जिंदगी भर खून बहाता रहा। उसने अपनी तलवार की नोक से मंगोल सल्तनत को पूरे मध्य एशिया, यूरोप, रूस और चीन के अधिकांश हिस्से तक फैला दिया था। स्थिति का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में यूरेशिया के हर 200 में से एक का डीएनए चंगेज़ खां के डीएनए के पैटर्न पर है। वह कोई खानदानी शासक नहीं था। वह तो एक घुमंतु कबीले का आम इंसान की तरह था। हाँ, उसका बाप कबीले का सरदार था। जब दूसरे कबीले वालों ने उसकी पत्नी का अपहरण किया, इसके लिए उसे कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। यहीं से उसमें नेतृत्व और लड़ाई लड़ने के हौसले का विकास हुआ। उसने अपने जैसे दूसरे कबीलों को मिलाकर अपना संगठन बनाया। उसका कारवां चल निकला। फिर उसने ज़िंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखा। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार करने के बाद अफ़गानिस्तान में ख्वारिज़म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया था। जब 1220 में उसकी मृत्यु हो गई, उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगवनी को उसने सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। इसके बाद मगवनी जान बचाकर सिंधु नदी को पार कर दिल्ली में इल्तुतमिश की शरण में सहायता के लिए आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने यह सोचकर कि चंगेज़ खां से दुश्मनी उसे महंगी पड़ेगी, उसने उसे भगा दिया। चंगेज़ खां ने पीछा करते हुए सिंधु नदी को तो पार किया, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि मगवनी को यहाँ शरण नहीं दी गई, तो वह वापस लौट गया। इस तरह हिंदुस्तान चंगेज़ खां की लूटपाट और मारकाट से बच गया। बताते हैं कि चंगेज़ खां ने लूटपाट से इतनी संपत्ति एकत्रित कर ली थी
वो जीते जी उसका हिसाब नहीं लगा पाया। यही नहीं, वह उस संपत्ति का न तो खुद के लिए और न ही अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर पाया। जब वह 18 अगस्त 1227 को मरा तो उसे साधारण तरीके से दफन होना ही नसीब हुआ। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे की पुस्तक ये कैसा इतिहास के अनुसार चंगेज खान ने भारत में यदि हमला किया होता तो देश का इतिहास कुछ और होता। उन्होंने उसे मुस्लिम नहीं बौद्ध बताया है। दूसरे इतिहासकार भी यह मानते हैं वह धर्मों के मामले में सहिष्णु था, किसी धर्म से उसका बैर नहीं था। इतना सब होने के बावजूद उसके नाम कई उपलब्धियां हैं। एक दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय कोरियर सेवा उसने शुरू की। दूसरे वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। तीसरे उसने पूर्वोत्तर एशिया से दक्षिण पश्चिम एशिया और यूरोप में सिल्क रोड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक वातावरण दिया। इससे संचार, व्यापार और राजनीतिक क्षितिज का विस्तार हुआ। जय हिंद, जय भारत।